हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 14, 15, 16 नवंबर को सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की तीन शिफ्ट में एग्जाम्स हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे, व्हाट्सएप भी मैसेज भी बच्चे किए कि सर ये डाउट हमारा आ रहा है। मैंने कहा था कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से उनको सजेशन पर्सनली दे भी दिया था, बट वो कुछ एक्सपर्ट की सलाह जानना चाह रहे थे। तो आज हम आए हुए हैं एमएमसी दी इंजीनियर्स इलाहाबाद प्रयागराज में, और हमारे साथ मौजूद हैं जीडी पांडे सर, जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को पढ़ाने का। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी करवा चुके हैं, तो इन्हें बच्चों की छोटी छोटी बातें पता है कि कौन से बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं, क्या चीज़ें वो करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम सर से पूछने वाले हैं जो आपके बिहाफ पे हम पूछेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। और हम बच्चों को कुछ डाउट लेंगे, जैसा कि आज 10, 11, 12, 13 4 दिन का समय है। 4 दिन है। तो इन 4 दिनों में बच्चों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। जी देखिए गुप्ता जी, मैं तो 2012 से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जेईई के बच्चों को, और इतने सारे बच्चों को गाइड करके इतना पास से परख के जान के जो मैंने समझा है कि साल भर तो हम लोग बच्चों को बताते हैं बच्चों की क्या क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब 4 दिन बचे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आज ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। 4 दिन बच्चों, आपको पहली चीज़ तो ये नहीं करनी चाहिए कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जैसे मैं अभी बच्चों के टच में लगातार हूँ, तो बच्चे मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज कर लिया है, टरबाइन भी थोड़ा पढ़ लें क्या। अगर आपने टरबाइन अभी नहीं पढ़ा है ढंग से तो मत पढ़िए, नया कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है उसे बेहतर तरीके से रिवाइज करिए, उसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिए। पहला काम तो ये करना है। जो नया कुछ छूट भी गया है ना, उसको छोड़ दीजिए। 100% सिलेबस प्रिपेयर करके कोई बच्चा एग्जाम देने नहीं जाता है, और चाहे वो कोई छोटा से छोटा एग्जाम हो, चाहे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस का एग्जाम हो। ऐसा कहा जाता है कि 60 to 70% सिलेबस आपने पढ़ा है तो न केवल एग्जाम आप पास कर सकते हैं, बल्कि टॉप करके AIR 1 ला सकते हैं। तो पहला सलाह मेरा यही है कि नया कुछ न पढ़िए, जो पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, उसी से आपका एग्जाम निकलेगा। सर एग्जाम है तो बच्चों के मन में डर रहता है। हाँ। कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। हाँ। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आती है, तो उस कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, डर होना स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि डर जो है ना, वो दाल में नमक की तरह होना चाहिए। अगर वो कम रहेगा तो फीका हो जाएगा मामला, और ज़्यादा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा मामला। आज ही मुझसे एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि एक बात बताओ बेटा, अभी सर्दियाँ आती हैं, हम सब आप देखो जब ठंडी आ जाती है, खूब ठंडी पड़ती है जब, और हम वॉशरूम में नहाने जाते हैं और हमें ठंड लग रही होती है। लग तो रही है। क्या हम सीधे नहा लेते हैं? नहीं, हम पानी देखते हैं, एक बार छूते हैं, हाथ पे डालते हैं, और थोड़ी देर बाद हम नहा लेते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि हमें ठंड लगेगा। तो जिस डर को आप अपने वॉशरूम में अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उस डर को आप एग्जामिनेशन हॉल में अवॉइड कर ले जाएंगे। निश्चित रूप से डर लगेगा। डरना मनुष्य की स्वाभाविक क्वालिटी है, डरिए, लेकिन डरने के साथ साथ कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि आपने मेहनत किया है। तो वही डर को कॉन्फिडेंस में कैसे बदले, ये आपकी पढ़ाई से आपको आया होगा। जिन लोगों ने मेहनत किया है, साल भर प्रिपरेशन किया है, उन्हें ये कॉन्फिडेंस आया होगा, उन्हें आत्मविश्वास होगा। थोड़ा सा डर बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा देखा जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, या तो वो बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, वो भी सेलेक्ट नहीं होते, और जो ज़्यादा डर रहे हैं वो भी सेलेक्ट नहीं होते। डर है लेकिन थोड़ा सा डर है। एक बड़ा ना कैलकुलेटेड डर होता है कि सर हम ना इस सब्जेक्ट में हमको डर लग रहा है, सर मैं इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हूँ, सर इस सब्जेक्ट के इस पोर्शन में डर लग रहा है। तो थोड़ा सा डर तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन ये डर जैसे जैसे एग्जामिनेशन करीब आएगा और पढ़ाई आपकी प्रिपेयर होती जाएगी, वो कम होगा। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं सब आपके जैसे ही बच्चे हैं, सबने डिप्लोमा बीटेक किया है, सबने वही किताबें पढ़ी हैं, सबने वही क्वेश्चंस लगाए हैं। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन ठीक से किया है तो आप एग्जाम अच्छे से करेक्ट करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहे इसको लेकर। अभी मेरे पास झारखंड का एक स्टूडेंट कॉल किया था, उसका एक क्वेश्चन था, सर मुझे डेंगू हो गया था लास्ट वीक, अब मैं सही हूँ, बट मैं एग्जाम देने जाऊँ या ना जाऊँ। और ये क्वेश्चन कई बच्चों के साथ होगा, क्योंकि इसमें डेंगू बहुत फैला हुआ है। तो ऐसे बच्चे जिनके साथ हेल्थ इशू चल रहा है, अब 4 दिन का समय बाकी है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ऐसे बच्चे का एग्जाम में भी हो सकता है ना निकले, तो वो बच्चे एग्जाम देने जाएं कि ना देने जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और गुप्ता जी के माध्यम से बच्चों को अवेयर भी करना चाहूँगा कि डेंगू जिन शहरों में, प्रयागराज हो, बनारस हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, बहुत बड़ी स्थिति खराब है।
तो सबसे पहले तो आप डेंगू से बचाव के सारे तरीके अपनाइए। मच्छरदानी बहुत अच्छा तरीका है, 300-350 रुपये मिल जाएगी और आपको डेंगू से बचने का बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि देखिए स्वस्थ नहीं रहेंगे तो समस्याएं आएंगी। दूसरी चीज़, आपने कहा कि डेंगू हुआ है और बच्चा रिकवर हो गया है। डेंगू में रिकवर होने के बाद भी वीकनेस महसूस होता है, तो एक तो वो वीकनेस होगी बच्चे को। मुझे लगता है दूसरी वीकनेस अवसाद की भी होती है, एग्ज़ाम पास है, वो जो फियर ऑफ एग्ज़ाम होता है उसकी भी वीकनेस है। लेकिन मैं बच्चों को एक बात कहता हूँ हमेशा कि डरना नहीं है लाइफ में, और थोड़ा सा ना आपकी जो जिज्विशा है उसे मजबूत रखिए। एग्ज़ाम हमेशा क्रैक कर लोगे, टॉप कर लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों का AIR 1 आता है, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, अनुज, उसका जब SSC JEE का एग्ज़ाम उसने लिखा तो उसने कहा कि सर मेरा ना एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं कहा ठीक है पेपर लिखने जाओ। उसने पेपर लिखा और उसका नहीं सिलेक्शन हुआ, डर रहा था वो। नेक्स्ट ईयर उसने फिर सेम क्वेश्चन, सेम बातें, लेकिन अगले साल उसका SSC JEE में 11वीं पोजीशन आई। तो वही बच्चा सेम माइंडसेट के साथ में है, सेम क्वेश्चन कर रहा है, सेम बातें कर रहा है, और वही बच्चे का कोई रैंक नहीं आ रहा, उसी बच्चे का 11वीं रैंक आ जा रही है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ये है कि हमें एग्जाम देना है और आप दे सकते हो, तो आप बिल्कुल मत डरिए, जाकर के एग्जाम दीजिए, कोशिश करिए एग्जाम दे दीजिए। एग्जाम देने का भी अपना एक संतोष होता है, उस संतोष को आप ग्रहण करिए। आपने परीक्षा दिया, सफलता असफलता ये तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्जाम जरूर दीजिए अगर आप दे सकते हैं तो। ऐसे बच्चे जो कि इनके साथ हेल्थ इशू है, वो मेरी तरफ से एग्जाम जरूर देने जाए, कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एग्जाम होता कैसे SSC का, जिनका पहली या दूसरी बार है, बिल्कुल वो जरूर एग्जाम देने जाए। तीसरा सर, अब हम आते हैं टेक और नॉन टेक पोर्शन में। सबसे पहले हम नॉन टेक पोर्शन आते हैं कि GS में मेरा नंबर कम है, GS में कमजोर हूँ, GS में नंबर नहीं आता, ये बच्चों के अंदर फियर है। ये टेक्निकल बच्चों का ये प्रश्न रहता ही रहता है कि सर GS में दिक्कत आ रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस उतने डिटेल में नहीं पढ़े, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हमने उतने डिटेल में नहीं पढ़े जितने डिटेल में BA और MA के बच्चे पढ़ते हैं। तो पहला तो मुझे ये कहना है बच्चों से कि अगर GS में नंबर कम आ रहे हैं तो GS में बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करने का प्रयास ही मत करिए। सबसे ज़्यादा प्रयास करिए रीजनिंग में स्कोर करने का। आप अगर इंजीनियर हैं तो आपका मस्तिष्क भी तर्क शक्ति के रूप में इतना डेवलप होता है कि रीजनिंग में क्वेश्चंस को करना आपके लिए आसान है। तो पहली कोशिश तो ट्राई करिए कि रीजनिंग वाले पार्ट में मैक्सिमम स्कोर करिए। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ क्लास में कि 40 से कम अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप समझिए दिक्कत है, आप 40 से प्लस स्कोर करिए। हालांकि पिछले 1-2 सालों में रीजनिंग का पेपर थोड़ा टफ आया है SSC JEE में, लेकिन मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाया है, मेरे यहाँ के पढ़े बच्चे रीजनिंग में 50 में 49, 48 करके आने वाले बच्चों को मैंने देखा है। तो कोशिश करिए पहला एफर्ट कि रीजनिंग में मैक्सिमम एफर्ट डालिए। टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है, आपने 3 साल डिप्लोमा में या 4 साल बीटेक में पढ़ा है, कहीं आपने प्रिपरेशन किया होगा तो वहां भी पढ़ा होगा। GS को लेकर के बहुत वरी मत होइए, बहुत चिंता मत करिए उसको लेकर के, उसमें हर किसी के पकड़ अलग अलग है। GS में किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का साइंस वाला पार्ट अच्छा है, किसी का करंट अफेयर्स अच्छा है, लेकिन अगर GS में आप 20 से 30 मार्क्स के बीच जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर होगा और आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। तो हमें टेक्निकल में स्कोरिंग कैसे बढ़ाएं, मतलब कि मान लीजिए उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उनको अवॉइड करना है कि इनको लेकर चलें एग्जाम के समय, क्योंकि वहाँ दिमाग थोड़ा कम काम करता है क्योंकि टाइम की टेंशन होती है। बिल्कुल, देखिए टेक्निकल की स्थिति आज के समय पर SSC JEE एग्ज़ाम की ये है कि अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट को देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैकेनिकल का अगर एग्जांपल ले लूँ तो मैकेनिकल में हमारे यहाँ एक सेक्शन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन का, FM और HM, और दूसरा सेक्शन हमारा है थर्मल का। थर्मल में 5 सब्जेक्ट आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, IC इंजन से, पावर प्लांट है और हीट एंड मास ट्रांसफर है। कुल देखा जाए तो ये 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं लगभग। इन 7 सब्जेक्ट से 60 to 70% पेपर आता है। तो टेक्निकल प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा है उसे बहुत डिटेल पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम टू एग्जाम वाइज ये वेटेज वेरी करता है। आप किसी ऐसे एग्जाम में जा रहे हैं जहां प्रोडक्शन ज़्यादा आता है तो आप थर्मल ज़्यादा पढ़ के मत जाइए, आप प्रोडक्शन ज़्यादा पढ़ के जाइए। आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं जहां FM और थर्मल ज़्यादा आता है तो आप उसको पढ़ के जाइए। तो वेटेज के अकॉर्डिंग प्लान करिए। टेक्निकल में क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आप जानते हो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे तो पैटर्न तो ज़रूर रिपीट होता है। FM से मैकेनिकल के बच्चों को कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे। थर्मल के पोर्शन से 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जहां भी आपने पढ़ा, वैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी नया ट्रेंड आया मैकेनिकल में कि पावर प्लांट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं,
तो पावर प्लांट पे हम लोग अधिक पकड़ बनाते हैं बच्चों को। तो टेक्निकल को प्रिपेयर करने का यही तरीका है कि वेटेज एनालिसिस करिए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं गुप्ता जी एसएससी जेईई में जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेक्शन जो लेने वाला बच्चा होता है उसका फोकस क्या पढ़ना है से ज़्यादा होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है उसे अवॉइड करिए और जो पढ़ना है उसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। टेक्निकल पार्ट निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, मेरे पास 2 घंटे का टाइम है जी। हमने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब मन में ये आता है कि 10 मिनट या 15 मिनट जो टाइम बचा हुआ है उसमें और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, और चांस से होते हैं कि वो क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। हाँ। तो बच्चों को कितने तक अटेम्प्ट करके संतुष्ट हो जाना चाहिए, सिचुएशन कहाँ तक आ जानी चाहिए कि हाँ इतना कर लिया तो मैं भी मेरा प्री निकल जाएगा? देखिए, इसमें तो मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, उससे हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज होती हैं, टेस्ट होता है, तो मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। पहले ये सीखिए कि सीखना कैसे है, पहले ये इस चीज़ का एग्जाम दीजिए कि आपको एग्जाम देना कैसे है। हाँ, जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है वो वही एम्बियंस देती है, वो सिखाती है कि हमें परीक्षा देनी कैसे है। मेरा मानना है कि बच्चे को करना क्या चाहिए कि जब आप एग्जाम देते हो तो पहले आपको जितने क्वेश्चन हैं 5, 10, 15 मिनट में एक बार सारे क्वेश्चन को आपको गो थ्रू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100 टेक्निकल में, रीजनिंग और जीएस अगर छोड़ दें हम टेक्निकल की बात करें तो आप एक बार सारे क्वेश्चन 10-12 मिनट में देखो कि क्वेश्चन आए कैसे हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि शुरुआत के 7 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं, 8 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं। अब 8-10 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, आपने ट्राई किया और नहीं लगा 8-10 क्वेश्चन, फिर जो 90 क्वेश्चन है उसमें से आप 70-80 कर सकते थे, लेकिन चूंकि 10 में आपका मोरल इतना डाउन हो गया कि उस 80 में शायद आप 60 भी नहीं कर पाए, 50 भी नहीं कर पाए। तो सबसे पहला तरीका है बच्चों कि एक बार पूरे पेपर से गो थ्रू होइए, 10 मिनट दीजिए, पूरा पेपर देखिए, किस लेवल का पेपर आया आपको मालूम हो जाएगा कि डिफिकल्ट आया है कि आसान आया है कि मॉडरेट आया है, और जो भी आया है वो सारे बच्चों के लिए आया है। तो पहला तो आप पेपर से गो थ्रू होइए, उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। लास्ट के 10 मिनट जरूर बचा के रखिए। लास्ट के 10 मिनट में अपना क्रॉस चेक करिए कि जो आपने आंसर टिक किए हैं वो सही से किए हैं कि नहीं, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा था उसको लास्ट में आपने सबमिट किया कि नहीं, किसी क्वेश्चन में जरा सा मिस्टेक फंस रहा था उसको किया कि नहीं, ऐसे काम को दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है उसको अतिरिक्त समय के लिए रखिए कि अगर वो निकल गया तो सो फार सो गुड, नहीं निकलता है तो जो हो जा रहे हैं पहले उनको करने का ट्राई करिए। क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं ना कि तुक्का मारना, लालच। तो तुक्का तो बड़ी वैज्ञानिक विधि है। तुक्का मारने में अगर बहुत वैज्ञानिक तरीके से सोच के तुक्का मारा जाए, बहुत रीजनेबल तरीके से तुक्का मारा जाए तो सवालों के 70% सही होने के चांस होते हैं। एग्जाम में जो बच्चे करते हो तुक्का नहीं, वो अंधी मारते हैं, उन्होंने कुछ भी देखा टिक कर दिया। तो कुछ भी टिक मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपका नुकसान होगा। तो ये मेरा इस पे है जवाब। तो एक क्वेश्चन ये है सर, जैसे मान लीजिए 16 तारीख को मेरा एग्जाम खत्म हो गया जी, मुझे लग रहा है कि शायद मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। मान लीजिए मेरा 140 नंबर, मैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, 140 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें चांसेस है कि निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तो उस कंडीशन में मेंस की तरफ फोकस करना चाहिए या जो और 1 डे एग्जाम्स आ रहे हैं उन पर फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा बच्चों से एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, डोंट प्रिपेयर फॉर एनी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, डोंट प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई, डोंट प्रिपेयर फॉर रेलवे जेईई, ऑलवेज प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स, लर्न योर सब्जेक्ट्स। बच्चों, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और आपको इलेक्ट्रिकल मशीन आ गई, आपको कंट्रोल सिस्टम आ गया, आपके जो सब्जेक्ट है उसे आपने लर्न कर लिया, तो सिलेक्शन तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि मैकेनिकल का बच्चा है, पहले आप फ्लूइड मैकेनिक्स सीखो, थर्मोडायनामिक्स सीखो। सिविल का बच्चा है, पहले बिल्डिंग मटेरियल सीखो, आरसीसी सीखो, सर्वेइंग सीखो, हाईवेज इंजीनियरिंग सीखो। अगर आपने सब्जेक्ट सीख लिया है ना, तो आपका एग्जाम तो निकल ही जाएगा। तो प्रिपरेशन किसी एग्जाम की नहीं करनी बच्चों। आपने प्री दिया है, प्री के बाद आप मेंस दें, मेंस की पढ़ाई क्या अभी से शुरू कर दें? नहीं, मेंस की पढ़ाई तो आपको तब से शुरू करनी थी जब आपने पहले दिन से पढ़ाई शुरू करी थी। क्योंकि प्री एग्जाम होने के बाद इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि मेंस की आप सेल्फ प्रिपरेशन कर पाएं, अलग से इंडिविजुअल प्रिपरेशन कर पाएं। आपके पास कंटेंट पहले से पूरा होना चाहिए, डिटेलिंग पूरी होनी चाहिए। आप कर क्या सकते हो कि उसको लिखने की क्रियाविधि सीख सकते हो, उसको लिखने की आंसर राइटिंग का मैकेनिज्म सीख सकते हो 2-2.5 महीने में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 140 नंबर आ गए हैं या 150 आ सकते हैं या 130 भी आ सकते हैं, आप बिल्कुल मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहो। लेकिन
आप अपनी पढ़ाई को सिर्फ एसएससी जेईई मेंस के अकॉर्डिंग मत लेके चलो, साथ ही जो ऑब्जेक्टिव आप लगा रहे हो अदर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे हो सकता है अभी रेलवे की वैकेंसी आ जाए, तो आप उस प्रिपरेशन को अपने 2 हिस्सों में बांट के चलो कि मेंस की आंसर राइटिंग भी सीखते रहो और साथ ही साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव भी लगाते रहो। और मेंस की आंसर राइटिंग सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर की किसी पब्लिकेशन की कोई बुक उठा लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, देखिए उसमें आंसर लिखे कैसे गए हैं। और अच्छा करना चाहते हैं तो आईएएस कन्वेंशनल पेपर लेकर के उसको देखिए, सेम टू सेम पेपर आपको एसएससी जेईई मिलेगा जी। तो जैसे आपके यहाँ प्री की पूरी टेस्ट सीरीज चली थी, बच्चों ने दिया काफी अच्छा रिस्पॉन्स, बिल्कुल। तो इसी प्रकार क्या मेंस की कन्वेंशनल भी टेस्ट सीरीज चलेगी, उस पर क्या राय रहेगी आपको? देखिए गुप्ता जी, अभी जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है और जो कंपटीशन का माहौल है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि जितने भी डायमेंशन होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, हम सबको फॉलो करें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक काम नहीं करेंगे तो भी हम सेलेक्ट हो जाएंगे, अब सब करना पड़ेगा और सब लोग सब कर रहे हैं, जो अच्छे स्कॉलर्स हैं वो सब कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ जैसे भी प्री एग्जामिनेशन की हमने टेस्ट सीरीज चलाई है, सैकड़ों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे संस्थान पे सीबीटी एग्जाम हमने कराया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया, वैसी ही फीलिंग जैसे एग्जाम में फीलिंग होती है। अब आज हमारे यहाँ जो बच्चा जो जा रहा है सीबीटी एग्जाम देने ना, तो उसके साथ ये कंसर्न नहीं है कि उस कंप्यूटर कैसे चलाएगा, माउस कैसे यूज करेगा, इंटरफेस को कैसे समझेगा, ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। अब वो जब एग्जाम देने जाएगा तो उसे सिर्फ ये सोचना है कि कंटेंट पे कैसे उसको देना है, एग्जाम कैसे देना है, सवाल कैसे लगाने हैं। तो निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज आपके ज्ञान का तो आकलन करता ही करता है, आपको वो माहौल देता है, वो एम्बियंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है। सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन जब वो जाता है लॉर्ड्स में खेलने, जब जाता है जोहान्सबर्ग में खेलने, तो पहले वो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो मैदान में उतरता है, जो जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्री का हमने चलाया और मेंस का भी हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे। टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंस में हमारी प्लानिंग है कि हम कंप्लीट बैच भी चलाने वाले हैं और वो बैच किसी भी संस्थान के छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारा किसी छात्र से कोई दुराव नहीं है जो प्री क्वालिफाई किया है और जिसे लगता है कि हम और हमारी पूरी टीम बेहतर गाइड कर सकते हैं मेंस के लिए, उनके लिए हम मेंस का बैच चलाएंगे। और पर्सनल लेवल पर भी किसी को कोई गाइडेंस चाहिए होता है तो आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पर्सनल लेवल पर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए होता है तो भी हम बच्चों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि शिक्षा का बाजार हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिक्षा का बाजार में कोई बुराई है, लेकिन बाजार की शिक्षा ना हो जाए, शिक्षा बाजारू ना हो जाए। हम सब उस फील्ड में हैं जो बड़ी डिग्निफाइड फील्ड है। हम सभी लोग बच्चों का हित चाहते हैं और आपका सिलेक्शन हमें संतोष देता है, खुशी देता है। तो आप पर्सनल लेवल पर भी कभी कुछ आवश्यकता हो तो मैं और मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा संस्थान आपके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। एक क्वेश्चन और भी सर जी, डीआरडीओ वर्सेस एसएससी जेईई, हाँ, सेम डे एग्जाम है, सेम है, किसी का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, खास तौर पे मैकेनिकल के बच्चों, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। सिविल वालों को चुनाव करना शायद थोड़ा आसान हो रहा है कि वो एसएससी जेईई के लिए जा रहे हैं क्योंकि जेईई में ज्यादा चांसेस ज्यादा है। इसमें मेरा यही कहना है कि दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और भगवान से प्रार्थना करिए कि दोनों एग्जाम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं स्वयं प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं, ये उनके लिए है जिनका कि मान क्लैश कर रहा है, चंडीगढ़ सेंटर गया है या कहीं बाहर सेंटर गया है, जा नहीं पा रहे या एक ही टाइम पे है। अब देखिए किसका चुनाव करें? हाँ देखिए, जो मतलब पहला तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी तरह से दोनों दे पाना संभव है, नहीं वो कंडीशन है, दोनों दे पाना संभव नहीं है। अगर दोनों दे पाना संभव नहीं है तो ये सिलेक्शन करना बहुत हालांकि डिफिकल्ट है, क्योंकि डीआरडीओ भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, बट डीआरडीओ में भी प्री है और एसएससी जेईई में भी प्री है। तो मुझे लगता है इसका चुनाव मुझे बच्चों पे ही छोड़ देना चाहिए कि आप अपने सेल्फ निर्णय लो। डीआरडीओ में वैकेंसीज ज़्यादा हैं और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ये कॉन्फिडेंस हो, देखिए मसला क्या है, एसएससी जेईई का जो एग्जाम है वहाँ पे नॉन टेक भी है, टेक भी है। अगर आपका टेक अलॉन्ग विद नॉन टेक दोनों अच्छा प्रिपेयर है तो आप एसएससी जेईई के लिए जाओ। अगर आपका नॉन टेक अच्छा प्रिपेयर है, टेक अच्छा नहीं प्रिपेयर है, मेरी बात समझिएगा, एसएससी जेईई में टेक भी आएगा, नॉन टेक भी आएगा। अब मान लो आप नॉन टेक में बहुत अच्छे हो, आप रीजनिंग कर ले जाओगे, जीएस कर ले जाओगे, बट आप टेक्निकल नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन एसएससी जेईई में कोई चांस नहीं है अभी होने का।
का। और SSC JEE फिर आपको अगले साल मिलेगा। SSC JEE की वैकेंसी रेगुलर आती है, DRDO की वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, 2019 के बाद 3 साल बाद आई है। अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, GA एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छा है, नॉन टेक अच्छा प्रिपेयर है, तो सिर्फ नॉन टेक के दम पे आप प्री से मेंस में आ जाओगे और मेंस एग्जाम होते होते आप टेक भी अच्छा प्रिपेयर कर लोगे। तो मैं इस बात को 2 रास्तों से ले जाऊंगा कि अगर आपका टेक नॉन टेक दोनों प्रिपेयर हो देन गो फॉर SSC JEE, अगर आपका नॉन टेक बेटर प्रिपेयर हो देन गो फॉर DRDO। ये मेरा जवाब है। तो सर का इनडायरेक्टली कहने का मतलब है DRDO वैकेंसी हमेशा नहीं आती है और उसी पे जाओ, क्योंकि मैकेनिकल में डिप्लोमा बहुत तगड़ा कंपटीशन है। बीटेक वाले हावी है वहाँ पे, मेंस के लिए वो निकल जाते हैं, मेंस में क्योंकि डिप्लोमा वाले पीछे रह जाते हैं, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। तो जो बच्चों का सेम डेट क्रॉस कर रहा है वो ऑप्शनल चूज कर रहे हैं SSC वर्सेस DRDO, हमारी सलाह से DRDO की तरफ आप जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, जाना चाहिए, क्योंकि SSC JEE आप अगले साल भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। तो और लास्ट लाइन सर बच्चों के लिए क्या गुड विशेष क्या रहेंगे आपकी? लास्ट लाइन मेरी यही है बच्चों की, जिसने भी मेहनत किया है और जिसने भी प्रिपरेशन किया है, इस दुनिया की सारी शक्तियां आपके साथ हैं। कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो किसी शिद्दत से किसी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो पूरी कायनात आपके साथ आके खड़ी हो जाती है। तो दुनिया की सारी शक्तियां, पृथ्वी आकाश की सारी शक्तियां आपके साथ में हैं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, मेरे संस्थान की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। गुप्ता जी ने बड़ा इंटरेक्टिव सेशन और बच्चों से बात करने का मौका दिया, आपका पुनः धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और बड़ी मेहनत से और बड़े परिश्रम से एग्जाम दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी वीडियो पर कल को कमेंट्स आएंगे कि सर हमने वीडियोस देखा था, मुझे अच्छा लगा था और मैं इस जगह पर सिलेक्टेड हूं, और तब मैं उन्हें मिठाई खिला पाऊँ तो मुझे लगा कि हमारा वीडियो बनाना आज सफल हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सर, जो अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ शेयर किया। और बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये सेशन जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि इस पूरे 20-22 मिनट की जो इंटरव्यू गई है उसकी 15 सेकंड की जो बातें हैं वो आपका एग्जाम निकाल दे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। इंटरव्यू के लिए टाइमिंग इशू बहुत था, रात में इस समय शूटिंग चल रही है, आप लोग समझिएगा कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जरूर लाइक करिए, नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।